चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है एवोगाद्रो संख्या का मान होता है। इसी बार एग्जाम में पूछे गए थे आपके 2018 में, ठीक है, बहुत ही बार पूछा गया है। तो एवोगाद्रो संख्या का जो मान होता है कितना होता है? ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर बी हो जाएगा 6.023 इंटू 10 के पावर 23 होता है। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, ये आपको रट लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कर आपसे दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई आपसे पूछ रहा है, और सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? तो पारसेक होती है, याद रखिए पारसेक, ठीक है, पारसेक। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? हमेशा पूछा जाने वाले प्रश्न है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, जो कि राइट आंसर आपको यहाँ पर आपका बी दिख रहा होगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। लेकिन कभी कभी इसी आंसर ऐसा होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, ठीक है भाई। किलोमीटर आपका हुआ एक में 1000 हुआ ना, इस प्रकार से यहाँ पर 3 हटेंगे तो आपका कटेंगे तो आपका 12 आ जाएगा। तो ये भी आपका आंसर यहाँ पर हो जाता है, ठीक है ना। या तो 12 किलोमीटर बोलो या 10⁻15 मीटर बोल सकते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो कि लगभग प्रैक्टिस सेट में मिल रहा है कि 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होता है? 1 लीटर कितने गैलन के बराबर होता है? तो गैलन के बराबर कितना होता है? तो 4 का ऑप्शन राइट आपको यहाँ पर हो जाएगा, आपका फर्स्ट होगा। ये भी रट लीजिए, ये भी प्रश्न मिल रहा है 0.2642 0.2642 आपका गैलन के बराबर होता है, ठीक है। 1 लीटर कितने गैलन? इतने बराबर होता है। यहीं पर एक क्वेश्चन होता है 1 बैरल बराबर कितने लीटर के? ये भी हमने पिछली वीडियो में बताया था कि 1 बैरल बराबर होता है 159 लीटर होता है, ठीक है, 159 लीटर के होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया है 1 फर्मी में कितना मीटर होता है? ठीक है, हमने पिछली वीडियो में बताया था 1 फर्मी में कितने एंगस्ट्राम होते हैं, जिसका राइट आंसर आपका था 10⁻⁻5 एंगस्ट्राम, ठीक है ना। किसी बच्चे ने कमेंट किया था इसके बारे में कि 10 जो होता है, ठीक है, वो इसका आंसर बता रहा था। क्या बता रहा था बच्चा? कि 1 फर्मी में कितना मीटर होता है, उसने ये समझ के जो आंसर बताया था वो बताया था आपका बी बताया था। जबकि ये होता है 1 फर्मी में कितना मीटर होता है, ये आंसर होगा 10⁻⁻15, ठीक है, ना कि एंगस्ट्राम के होता है, ठीक है। तो आपका 1 फर्मी बराबर कितना मीटर होता है? 10⁻⁻15 मीटर होता है, ठीक है, समझ गए ना। डेली के डेली लगाइए, आपको 100% सभी प्रश्न मिलेंगे। कर आपसे लॉगरिथम के आविष्कारक हैं, लॉगरिथम के आविष्कारक हैं। तो अब नई चीज या काफी लोग जानते होंगे इसके बारे में, लॉगरिथम होता क्या है। मान लीजिए हम लोग किसी चीज को जोड़ना है घटाना है, तो आप लोग ये एक डायग्राम होता है इस चीज का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। किसी चीज को पाने के लिए शॉर्टकट विधि हम लोग यहाँ पर बोलते हैं, इसको मिलन केंद्र हो गया। वैसे हम लोग यहाँ पर 0,0 मानते हैं, लेकिन इस शॉर्टकट हम लोग कह सकते हैं माप गुणा की शॉर्टकट विधि आपकी होती, ये आपकी ग्राफ विधि वाला, ठीक है ना। तो लॉगरिथम का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था? ये की थी आपकी जॉन पेनियर ने किया था। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो हमेशा पूछा जाता है क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? आपके जैसे चक्रीय क्वांटम संख्या होते हैं वगैरह, ठीक है ना, तो उसके आपके पूछा यहाँ पर प्रतिपादक कौन है? तो राइट आंसर आपको यहाँ पर सी हो जाएगा मैक्स प्लांक, ठीक है, मैक्स प्लांक क्वांटम संख्या या क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट कर आपसे वायुमंडल की आर्द्रता, ठीक है, आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी, और ह्यूमिडिटी मतलब आपका हाइग्रो, ठीक है ना। तो वायुमंडल की जो आर्द्रता होती है वो हम लोग किससे मापते हैं? हाइग्रोमीटर से मापते हैं। 8 का ऑप्शन बी हो जाएगा हाइग्रोमीटर, ठीक है, याद रखना हाइड्रोमीटर, सॉरी आपका हाइग्रोमीटर यहाँ पर गा होगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं 1 एंगस्ट्राम मात्रक बराबर होता है। ये भी क्वेश्चन ये पूछ लेता है एंगस्ट्राम का चिन्ह कैसा है। पिछले अब के एग्जाम में पूछा भी गया 2018 वाले में कि एंगस्ट्राम होता कैसा है। तो एंगस्ट्राम का जो माप होता है उसके ऊपर आपका ऐसे छोटा सा बिंदी होती है, ठीक है ना। ये पॉइंट आपको याद रखना, इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। और 1 एंगस्ट्राम बराबर होता है कितना? तो आपके 10⁻⁻10 मीटर। ऑफ द राइट आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है, क्या कह रहा है कि पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है। आपको पता है कि जैसे मान लीजिए आपका सूर्य है, इसके चारों तरफ आपके ग्रह हैं, तो इनके जो कक्षीय वेग होता है निर्भर करता है वो किस पर निर्भर करता है?
ये निर्भर करता है कक्षा की त्रिज्या पर। ठीक है, कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर करता है कि कक्षा की त्रिज्या कम है या ज़्यादा है। ठीक है, अगर कम होती है तो ज़्यादा स्पीड में करेगा, अगर दूर होगा तो फिर कम करेगा। ठीक है, जैसे आपका बुध ग्रह होता है सबसे पास में है, इसलिए इसका वेग भी आपका ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। अगर आपसे चाबी में घड़ी में चाबी देना उदाहरण, अर्थात जो घड़ी होती है तो घड़ी में देखते हैं कि जो चाबी भरने वाली होती है तो यहाँ पर इसे कई बार हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं रोटेट करा देते हैं हाथ से। ठीक है, इसमें चाबी भर देते हैं जिससे आपको ऊर्जा मिलती है। तो ये जो ऊर्जा होती है संचित रहती है। देखो एक बार भर दिया है, स्थित है ना, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। स्थिति ऊर्जा का आपका उदाहरण है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि यदि किसी पिंड के संवेग अर्थात P में आपका 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा। देखिए भाई ये सवाल है और एक सूत्र आपने पढ़ा होगा कि आपका जो कह सकते हैं गतिज ऊर्जा और आपके संवेग में जो संबंध होता है क्या होता है, K बराबर, ठीक है, P² बटे 2m होता है। यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस यम को हटाने के लिए हम लोग बोलेंगे कि पहली बार यहाँ पर बढ़ाने पर, फिर इसके बाद कह सकते हैं कि संवेग को बढ़ाने पर, फिर दोबारा एक समीकरण बनेगा आपका कह सकते हैं गतिज ऊर्जा को बढ़ाने पर, उसको भी 50% बनाएंगे एक समान कर, इसको भी बनाएंगे, बाद में आपको ये यम कट जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से अगर यहाँ पर डालें कि 50 × 50/2 से काटेंगे तो डायरेक्ट आंसर आपके यहाँ से निकल सकता है 125%। ठीक है ना, तो ऐसे भी हो सकता है, अगर समझना के हिसाब से वैसे काफी बड़ा सवाल लग जाता है तो यहाँ पे समझ लीजिए कि इसका जो आपका एक संबंध होता है यही आपका संबंध होता है K बराबर P² बटे 2m से, जिससे आपका आंसर निकल के आएगा आपका 125%। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा 12 का C, 125% बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है और ये भी कई बार पूछा गया है, आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आपसे अनुदैर्घ्य तरंग उत्पन्न हो सकती हैं तो अनुदैर्घ्य तरंगें जो उत्पन्न हो सकती हैं वो आपकी सभी माध्यम में उत्पन्न हो सकती हैं। ठीक है, सभी माध्यम में उत्पन्न हो सकती हैं। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। आपको बता दें कि कभी कभी आपको भी कन्फ्यूजन हो जाती है और ऐसा नहीं है कि हमें भी कन्फ्यूजन नहीं होती है, तो हमें भी कन्फ्यूजन हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग नेट सर्च करते हैं। नेट सर्च करते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई लोगों की साइट बनी होती है वही अपडेट करते हैं, जिससे उनकी गलतियाँ उनसे भी हो सकती हैं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी क्वेश्चन सर्च किया करें तो 3-4 स्लाइड देखा करें नीचे जाके। तो हो सकता है उस आंसर के 2-2 आंसर होते हैं, कभी होता है कम कभी होता है ज़्यादा। ठीक है ना, तो जरूरी नहीं है कि पहला ही वर्ड आपको खोलें वहाँ पर आपको कम या ज़्यादा मिल जाए तो वही आंसर। आप कभी कभी स्लाइड को नीचे भी देख लिया करिए। ठीक है ना, वैसे हम यहाँ पर सर्च करके लगभग सभी प्रश्न बताने का सही जवाब देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको कभी डाउट होता है तो एक बार उसे चेक किया करिए 2-3 बार स्लाइड कर से। ठीक है, और कभी कभी ऐसा होता है कि आप अगर यूसी ब्राउजर से खोलते हैं या आपका क्रोम से खोलते हैं तो कभी कभी अलग आंसर आ जाता है, ये भी आपकी होती है एक खासियत। ठीक है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा सभी माध्यम में। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती है। तो अनुप्रस्थ तरंग आपकी उत्पन्न नहीं हो सकती, ये आपका माध्यम कौन सा है। तो ये जो माध्यम होता है ऑप्शन आपका सी, हवा में आपकी अनुप्रस्थ तरंग कह सकते हैं उत्पन्न नहीं हो सकती है। ठीक है, और अनुप्रस्थ तरंगे जैसे कि आपकी कह सकते हैं पानी की तरंगे होती हैं वो आपकी अनुप्रस्थ तरंगों में होती हैं। याद रखना, पानी की तरंग और आपकी होती है प्रकाश। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है कि जो प्रकाश की तरंग होती है या पानी की तरंग होती है किस प्रकार की, अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि प्रतिबल और विकृत का अनुपात क्या होता है। प्रतिबल बटे विकृत जो होती है वो आपका अनुपात होता है प्रत्यास्थता गुणांक, अर्थात प्रत्यास्थता गुणांक बराबर प्रतिबल बटे विकृत होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपको 15 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि पनडुब्बी आधारित होती है, अर्थात जो पनडुब्बी होती है, पनडुब्बी मतलब समझते हैं जो समुद्रों में होती है पनडुब्बी, तो आपकी ये पनडुब्बी आधारित होती है, ये आप किस पर आधारित होती है, ये होती है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित होती है। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे जो कि हमेशा से प्रश्न पूछा जाता है और आपको भी पता होगा, ये अभी से नहीं, कंपटीशन में नहीं, आपके बचपन से क्वेश्चन पूछा जाता है कि समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है क्यों।
क्यों भाई? क्योंकि आपको पता है कि जो समुद्र होता है उसका पानी आपका क्या होता है, खारा होता है, ठीक है ना। अर्थात कह सकते हैं कि समुद्र का पानी का घनत्व आपका अधिक होता है। तो ऑप्शन आपका डी, समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी से आपका ज्यादा होता है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि तरंग जो कि अपश्रव्य कही जा सकती है, अर्थात अपश्रव्य तरंगे, मतलब जो श्रव्य तरंगे होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है ना, ध्वनि वाली। तो आपकी एक अपश्रव्य हो गई, एक श्रव्य होती है, ठीक है ना। तो इसमें से आपकी जो अपश्रव्य तरंग है, एक पराश्रव्य, एक आपकी कह सकते हैं श्रव्य तरंग, अर्थात जो मनुष्य सुन सकता है, और एक जो बिल्कुल से कम होती है, एक बहुत ही ज्यादा होती हैं। तो अपश्रव्य तरंगे वो होती हैं जिनकी जो कह सकते हैं कि आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, उन्हें हम लोग अपश्रव्य बोलते हैं। जो श्रव्य तरंगे जो मनुष्य सुन सकता है उनकी क्या होती है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, उन्हें श्रव्य कहते हैं, जो मनुष्य सुनता है, ठीक है ना। और 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं वो आपकी पराश्रव्य होती हैं, जैसे चमगादड़, कुत्ता वगैरह सुन सकते हैं। तो इसका ऑप्शन राइट आपका 18 का आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, कह रहा है आपसे यहाँ पर कि यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग क्या होगा। अगर हम लोग लंबाई अगर हम यहाँ पर आधा करते हैं तो ध्वनि का वेग यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसका आधा ही हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, कह रहे हैं आपसे ध्वनि तरंगे क्या हैं। तो ध्वनि तरंगे भाई क्या होती हैं, तो ध्वनि तरंगे आपकी अंदैत तरंगे होती हैं, याद रखना अंदैत तरंग होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो गोली दर्पण की जो फोकस दूरी होती है और वक्रता त्रिज्या का जो कह सकते हैं इनमें होता है, तो क्या होता है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका जो हो जाएगा ए, उसका आधा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कर आपसे उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण जो होता है, अर्थात आप देखते हैं गाड़ी के बगल में साइड मिरर होता है, तो वो कैसा दिखता है भाई, आपको बताना है कि देखो कोई भी चीज होती है बिल्कुल सीधी दिखती है, ठीक है ना, और कह सकते हैं आभासी होती है, ठीक है ना, और आपके कह सकते हैं वस्तु से छोटी होती है। तो 3 चीजें होती हैं, आपका सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर जो दिया है आपका, वो आपका हो जाएगा कौन सा, काल्पनिक, जिसे हम लोग आभासी बोलते थे, तो आपका काल्पनिक और सीधा होता है। ऑप्शन का आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कह आपसे कि प्रकाश तरंग उदाहरण है, प्रकाश तरंगे जो उदाहरण है वो आपकी किसके उदाहरण हो जाएंगी, तो ये होती है विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है। अर्थात प्रकाश तरंग क्या होती हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंग होती हैं, जो कि आपकी निर्वात में भी गमन कर सकती हैं, ठीक है, और प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा निर्वात में ही होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, कह रहा आपसे यहाँ पर कि फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदर्शक लेंस होता है। फोटोग्राफिक जो कैमरा होता है उसका अभिदर्शक लेंस कैसा होता है, तो कोई भी वस्तु क्या होती है, छोटी हो जाती है, ठीक है ना, तो आपका उत्तल दर्पण हो जाएगा, ठीक है, मतलब सीधा भी बनता है और आपका कह सकते हैं कि आपका आभासी और वस्तु से छोटा बनता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी ही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि E बराबर MC स्क्वायर को प्रतिपादित किया था। तो E बराबर MC स्क्वायर जो प्रतिपादित किया था किसने किया था, ये की थी आपके आइंस्टीन ने, ठीक है, आइंस्टीन। यहाँ से क्वेश्चन एक और बनता है, कहता है सी क्या है, तो प्रकाश का वेग होता है, ठीक है, सी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कर आपसे थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है। जो थोरियम नाभिक होता है उसको हम लोग बदल सकते हैं, तो किस रूप में बदल सकते हैं, तो हम लोग यूरेनियम में बदल सकते हैं, ठीक है, किसमें, यूरेनियम में। नेक्स्ट कर आपसे फ्यूज के तार, जो फ्यूज के पदार्थ का, फ्यूज का जो पदार्थ है वो कैसा होना चाहिए, तो आपको पहले बताना चाहिए कि फ्यूज का जो तार होता है वो किससे, सीसा और टिन से मिलकर बनता है। और फ्यूज के तार का एक गुण होना चाहिए कि वो उच्च प्रतिरोध हो और निम्न गलनांक हो, ठीक है, मतलब कि देखो जो आपकी धारा होती है वो प्रतिरोध में उल्टा संबंध होती है। अगर आपकी यहाँ पर प्रतिरोध हो, ठीक है, प्रतिरोध कह सकते हैं बढ़ा तो धारा घटी, या प्रतिरोध को घटा दें तो आपकी धारा बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर उच्च प्रतिरोध हो तो निम्न गलनांक हो, ठीक है ना। अगर थोड़ी सी अगर लाइट ज्यादा होती है, दिक्कत होती है, तो वहां पर देखते हो फ्यूज आपको उड़ जाता है, तो उसका गलनांक क्या होना चाहिए, निम्न होना चाहिए, उच्च प्रतिरोध होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा ए व बी दोनों। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर 28 नंबर कि निम्न विद्युत चुम्बकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो आपकी विद्युत चुम्बकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति होती है, अधिकतम होती है। इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपका हमने बताया भी है और ये जो होता है इसका मतलब ये प्रश्न पूछा भी जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप नेट में भी सर्च कर सकते हैं, मतलब कि आपको जवाब कहीं ना कहीं से देना है, ये इसलिए दे रहे हैं। अगर आप
पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप सर्च करेंगे, मेहनत करेंगे, इस प्रश्न को बिल्कुल सॉलिड बना देंगे। अभी आपका टीचिंग में जो भर्ती हुई थी आपके 69 वाले 100,000 में, वहाँ भी क्वेश्चन इसी बारे में पूछा गया, ठीक है, और हमने पढ़ाया भी है, बिल्कुल विस्तार में बताया है, वहाँ भी इसका आंसर हमने बताया। तो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए नेक्स्ट कर आपसे, ऊर्जा का क्षय कम होता है, जो ऊर्जा होती है नष्ट कम होती है, वो कब है, कौन सी स्थिति में? तो आपके यहाँ पर हो जाए प्रत्यावर्ती, हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट, जो आपकी एसी होती है, ठीक है ना। तो आपकी जो ऊर्जा का क्षय कम से कम होता है वो होता है किसमें? तो आपके ऑप्शन आपका बी, प्रत्यावर्ती धारा में होता है। नेक्स्ट तरफ से, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित होता है? जो आपका ट्रांसफार्मर होता है वो आपके चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर होता है, ठीक है, चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर आधारित होता है आपका जो ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट तरफ से, घरेलू प्रकाश के लिए उपयुक्त लैंप किस क्रम में होते हैं? तो घरेलू प्रकाश के लिए जो भी आपके उपयुक्त लैंप होते हैं या कोई भी आपका होता है, तो ऐसी स्थिति में जो भी क्रम होता है उनको समांतर क्रम में हम लोग बांधते हैं, ठीक है, समांतर क्रम में आपकी वायरिंग होती है। नेक्स्ट तरफ से यहाँ पर कि ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? अर्थात ऊष्मा जो होती है वो सर्वाधिक तीव्र से जो स्थानांतरित होती है, अर्थात एक जगह से दूसरी जगह जो जाती है, वो किस प्रक्रिया के द्वारा? तो यहाँ पर आपके 3 ऑप्शन है, चालन, संवहन और आपका विकिरण। तो विकिरण के माध्यम से आपके सबसे तीव्र में आपकी कह सकते हैं ऊष्मा आपकी स्थानांतरित होती है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, न्यूनतम संभवतः ताप बताइए, जो कि बहुत ही बार पूछा गया है। न्यूनतम संभवतः तापमान तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कर आपसे, यदि वायुमंडल ना होती तो दिन की अवधि होती? तो अगर वायुमंडल ना होता तो क्या होता? तो ये प्रश्न जो है इसका जो जवाब हो जाएगा वो आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, ज्यादा, ठीक है। अगर आप नेट में सर्च करते हैं तो ऐसी स्थिति में 2 आंसर आएंगे, आपका कम भी आएगा और ज्यादा भी आएगा, ठीक है, और ज्यादा मात्रा में आपका आंसर आपका बी आएगा। तो आप अगर सर्च करते हैं तो यहाँ पर देख लेना कि आपका कितने बार ये दिया गया है, कितने बार वो है। अगर नहीं आ रहा है तो समझ लेना कि वायुमंडल ना होती तो आपका दिन की अवधि क्या होती। तो ये एक थ्योरी काफी बड़ी प्रक्रिया होती है समझाने के लिए, तो डायरेक्ट इसे रट सकते हैं कि ये ज्यादा हो जाती है, ठीक है। मतलब कि देखो, अगर ओजोन परत नहीं है और ओजोन परत नहीं है तो गैसें नहीं है, गैसें नहीं है तो सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट मिलेगा, और डायरेक्ट मिलेगा तो आपका भाई दिन तो बढ़ेगा ना। इस प्रकार से संसार आपका भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कर आपसे कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? सूर्य ग्रहण, और सूर्य ग्रहण जो होता है वो आपका जो शॉर्टकट में हम बोल सकते हैं समा बोलते हैं, मतलब कि जो आपका चंद्रमा होता है वो आपके सूर्य और आपके पृथ्वी के बीच आ जाता है, ठीक है ना, इसे हम लोग सूर्य ग्रहण बोलते हैं। तो जो सूर्य ग्रहण में जो हमको कह सकते हैं कौन सा भाग दिखाई देता है वो आपका कैरोना या आपका किरीट होता है, इसे हम लोग कैरोना या इसे हम लोग किरीट बोलते हैं। तो 35 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन हमारे इस वीडियो का जो कि आपसे पूछ रहा है, ये आपको अगले सेट में भी यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि हम कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। कि आपसे सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है? सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है अगर हम किस चीज से किस में प्रकाश को गुजारते हैं। तो आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। अगर हम सूर्य के प्रकाश को आंतरिक परावर्तन चाहते हैं तो कांच से वायु में जाए, कहां से? कांच में जाए, फिर आपके वायु में जाए, तो आपका प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये कह सकते हैं आंतरिक परावर्तन हो सकता है, ठीक है ना। तो इसका रट लीजिए, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कांच से वायु में जाएगा तब आपका आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर 36 प्रश्नों का डिटेल भी यहाँ पर समझ लिया, और लगातार रहने के लिए हमारे चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और ऑलरेडी हमने यहाँ पर प्लेलिस्ट बना दिया है तो वहाँ पर तैयारी अच्छी खासी आप कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं एक नए वीडियो में। अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों पर भी शेयर कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।